नमस्कार दोस्तों, एयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं इतिहास के पन्नों में कैद कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के उल्लेख के साथ। हर वीक की तरह इस वीक भी हमने अक्टूबर के 4th वीक में हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ सके, ताकि आप अच्छे से उसका जवाब दे सके। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्रकारी की दुनिया के महान कलाकार पैब्लो पिकासो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है 25 अक्टूबर 1881 स्पेन मलांगा में। पैब्लो पिकासो स्पेन के एक महान चित्रकार थे। वो 20वीं सदी के सबसे अधिक चर्चित, विवाद संपादक और समृद्ध कलाकार थे। पैब्लो रुइज पिकासो सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक हैं जिनका 20वीं सदी की कला पर काफी प्रभाव था। पैब्लो पिकासो इतने महान कलाकार थे कि उनकी हर कृतियां करोड़ों की बिकी थी। वो अपने 20वीं सदी के सबसे अमीर कलाकार थे। उनकी जितनी भी कृतियां थी वो बहुत ही महंगी गई थी। उन्होंने अब हजारों कृति का निर्माण किया, जिसमें न केवल पेंटिंग बल्कि उत्कीर्ण पर्यटन, मिट्टी के बर्तन, मोजाइक और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई मूर्तियां शामिल हैं। वह पश्चिमी चित्रकला के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी कलाकारों में से एक है। वर्ष 1955 में बनाई गई ऑयल पेंटिंग ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो लगभग 18 करोड़ डॉलर के साथ दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई है। पैब्लो ने अपने जीवन में इतनी अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई है कि उन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी 5-6 लोगों के अलग अलग सोच रखने वाले लोगों ने उसको बनाया है। पैब्लो पिकासो की कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स हैं, काफ़ी चर्चित रही थी ये, जैसे कि ब्लू नूड, फैमिली एंड स्टलबेक्यू, ग्रेट्यूड स्टेन, टू न्यूड्स, 3 वोमेन एट द स्प्रिंग, 2 वोमेन रनिंग ऑन द बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही आंसर है 25 अक्टूबर 1991। हालांकि आज़ादी के बाद जब 25 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। भारत का पहला आम चुनाव जिसे दुनिया ने टकटकी लगाकर देखा था। इस चुनाव में वोटिंग 25 अक्टूबर को ही शुरू हो गई थी। नया नया आज़ाद हुआ भारत सभी वयस्क लोगों को वोटिंग का अधिकार देकर इस लिहाज से अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया था। भारत में केवल उस समय 20% ही लोग पढ़े लिखे होते थे। उस देश की आबादी को अपना शासन चुनने का अधिकार मिलना उस देश के लिए ही नहीं बल्कि शायद पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात थी। 1952 की जो लोकसभा थे उसमें 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का निबंधन हुआ। इनमें से 10,96,00,000 लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, अपनी जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। 25 अक्टूबर 1991 से 21 फरवरी 1992 तक यानी पूरे 4 महीने चली इस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939। मानना है कि हिटलर पोलैंड पर अधिकार कर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का बदला लेना चाहता था। साथ ही पोलैंड और सोवियत संघ पर अधिकार कर वह साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। इसलिए हिटलर की नीतियों की मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी बनी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद इसलिए भी इसका कारण बना क्योंकि हर देश अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था और इसके लिए वह युद्ध के लिए भी तैयार था। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि सोवियत संघ और जर्मनी की संधि भी युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। सोवियत संघ को जर्मनी के साथ संधि करने की जगह पोलैंड और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संधि करनी चाहिए थी, जिससे हिटलर शांति व्यवस्था को भंग नहीं करता। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लगभग 6 साल चलने वाला विश्व क्षत्रिय युद्ध था। लगभग 70 देशों की जल, थल, वायु सेनाएं इस युद्ध में शामिल थी। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। यह मानव इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस महायुद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई। और बेशक 10 करोड़ में से जब अगर 5 से 7 करोड़ों की सैनिकों की जान जा चुकी है तो ये दुनिया का सबसे घातक युद्ध साबित होगा। और इस युद्ध का सबसे बड़ा सबूत है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। उसका प्रभाव आज भी देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री विमान सेवा कब शुरू होने जा रही है? तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 2020।
पहली उड़ान 31 अक्टूबर को साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच भरी जाएगी। इसका संचालन प्राइवेट एयरलाइन स्पाइसजेट करेगी। 22 जुलाई को 2020 के राज्य मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच इस पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता देश में पहली बार समुद्री विमान सेवा शुरू करने के लिए किया गया है। गुजरात सरकार ने भी इस त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। गुजरात में यह सी प्लेन सर्विस साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया कॉलोनी के बीच चलाई जाएगी। स्पाइसजेट इस सी प्लेन सर्विस के लिए 19 सीटों का प्लेन चलाएगी, जिसमें एक बार में 14 यात्रियों को बैठाया जा सकता है। इसके अलावा 2 पायलट और 2 चालक दल के सदस्य होंगे। अहमदाबाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच ही 4 दैनिक उड़ानें चलाई जाएंगी। इस विमान सेवा का किराया प्रति व्यक्ति 4,800 रुपये होगा। 198 किलोमीटर की दूरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से लगभग 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं, लेकिन समुद्री विमान से यह दूरी लगभग 1 घंटे में तय की जा सकेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है जतेंद्र नाथ दास, जिन्होंने देश के लिए 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद मौत को गले लगाया था, किस राज्य के रहने वाले थे? कोलकाता। जतेंद्र नाथ दास एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। 16 साल की उम्र तक ये असहयोग आंदोलन में 2 बार जेल जा चुके थे। इन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। सन 1928 को हुए कोलकाता कांग्रेस में जतेंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहायक बन गए। उसके बाद उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई और फिर वो क्रांति के लिए बम बनाने लगे, जिसके इस्तेमाल से 18 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में उसको इस्तेमाल किया था। इसके बाद 14 जून 1929 को जतेंद्र नाथ को गिरफ्तार कर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया। इस दौरान जेल में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 13 जुलाई 1929 से अनशन शुरू किया था। जेल में क्रांतिकारी को बहुत ही खराब खाना मिलता था। जेल के अफसर अनशन के बाद उनको अच्छा खाना देने लगे थे, लेकिन जतेंद्र दास को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपना अनशन चालू रखा। जेल के अधिकारी ने तब उनका जबरन अनशन तोड़वाने की कोशिश की। बंदियों के हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती नाक में दूध डालकर उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की। जतेंद्र के साथ ऐसा किया गया तो दूध उनके फेफड़ों में चला गया। उसके बावजूद भी उन्होंने दवाई नहीं ली और भूख से कमजोर होकर जतेंद्र दास शरीर से हड़ताल 63वें दिन छोटे भाई किरण की गोद में 13 सितंबर 1929 को दम तोड़ देते हैं। हमारा अगला सवाल है भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? इन्फेंट्री डे मतलब पैदल सेना दिवस। भारतीय सेना की इस डिवीजन का इतिहास बेहद खास है। देश को अपना पहला परमवीर चक्रवीर इन्फेंट्री डिवीजन से ही मिला है और आजादी के ठीक बाद ही इन्फेंट्री को अपनी कौशल दिखाने का मौका मिला था। भारत के पैदल सैनिकों की संख्या करीब 12,40,000 है इस वक्त। फ्रंट लाइन पर रहकर देश की सुरक्षा करने वाले पैदल सेना के नाम 27 अक्टूबर का दिन है। अक्टूबर 1947 का महीना था। जो इसका इतिहास है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देश को आजाद हुए कुछ महीने ही हुए थे कि 3 देशी रियासतों ने भारत में विलय से इनकार कर दिया। उनमें से एक रियासत जम्मू कश्मीर की भी थी, जिसमें उस समय महाराजा हरि सिंह का शासन था। मुस्लिम को बड़ी आबादी होने की वजह से कश्मीर पर जिन्ना की पहले से ही नजर थी। हरि सिंह के इनकार के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को जबरन हड़पने की योजना बनाई। अपनी इस योजना के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान ने अपने कबायली पठानों को कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए तैयार किया। कबायलियों की एक फौज ने 24 अक्टूबर 1947 को सुबह में धावा बोल दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर में यह दिन ब्लैक डे के नाम से भी मनाया जाता है। हमलावर कबायलियों की संख्या करीब 5,000 थी। उनको पाकिस्तान सेना का पूरा समर्थन था। कबायलियों ने एक बटाबाद से कश्मीर घाटी पर हमला किया। भारतीय पैदल सैनिकों ने आखिरकार कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से 27 अक्टूबर 1947 को मुक्त करा लिया था। 2020 दिल्ली एनसीआर में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र कब चालू किए गए? इसका सही आंसर है 27 अक्टूबर 2020। तो कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत के शहरों से प्रतिदिन लगभग 1,50,000 टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें से केवल 25% कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। बाकी बचा कचरा या तो खुले में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। वर्ष 2030 तक कचरे की यह मात्रा 4,50,000 टन प्रतिदिन होने की संभावना है। शहरों के लिए योजना बनाने वालों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या का आसान हल ढूंढा है, जो कि एमएसडब्ल्यू को कूड़े से बिजली बनाने वाले WTI संयंत्रों में जला दिया जाता है, यानी कि एनर्जी टू वेस्ट टू एनर्जी।
वेस्ट टू एनर्जी संयंत्रों में बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सब्सिडी दे रही है सरकार, जिसमें परियोजना स्थल तक कचरा पहुंचाने के लिए शहरों को वित्तीय प्रोत्साहन और न्यूनतम किराए पर भूमि उपलब्ध कराना शामिल है। यह सब्सिडी डब्ल्यूटीआई संयंत्रों की लागत का लगभग 40% है। डब्ल्यूटीई कोई नई प्रतियोगी नहीं है। पहला डब्ल्यूटीई संयंत्र दिल्ली के तिमारपुर में वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था। हालांकि डब्ल्यूटीआई जो ये संयंत्र हैं ये काफी सफल नहीं है, क्योंकि कोयला और सौर संयंत्रों से 3-4 रुपए प्रति किलोवाट की दर से बिजली मिलती है, जबकि डब्ल्यूटीई से इससे 7 रुपए की बिजली मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड रोड बीमारी किस फसल में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गन्ने। गन्ने में ये बीमारी पाई जाती है। वर्तमान समय में प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने की बिजाई उत्तरी हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, कैथल जिलों में होती है। इसके अलावा सोनीपत, रोहतक, जिंद, फतेहाबाद, कई अन्य जिलों में भी गन्ने की खेती की जाती है। तो रेड रॉट जो बीमारी होती है वो लाल सड़न रोग होता है। गन्ने की फसल में यह रोग अगस्त अक्टूबर तक रहता है। फिलहाल जिन इलाकों में यह फैला है वह जल जमाव वाले क्षेत्र हैं। यह जल जनित रोग है और जल निकासी होने पर यह रोग से बचा जा सकता है। इसकी पहचान ये है कि गन्ने की पत्तियां पीली हो जाती हैं, इस पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। खेत से उस गन्ने की काटकर जो खेत उस गन्ने को काटकर बीज से 2 फाड़ कर देता है। अगर गन्ने का गूदा लाल रंग का दिखाई दे और उसमें सिरके की तरह सुगंध आ रही हो तो समझ लीजिए कि खेत में रेड रोट का प्रकोप है। रेड रोट का रोग अक्सर 0238 प्रजाति के गन्ने में देखा जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के जरिए तकनीक की दुनिया बदलने वाले बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 28 अक्टूबर 1955। बिल गेट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ लिखी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके उनके जीवन चरित्र के बारे में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, दुनिया के 80% से भी ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं। उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स, जिसकी स्थापना 1995 में एलन पॉल के साथ मिलकर की थी, जो उनके बचपन के दोस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक हालांकि उन्होंने अब यह जिम्मेदारी सत्या नडेला को दे दी है। कहा जाता है कि बिल गेट्स पैसे से ही नहीं बल्कि दिल के भी बहुत अमीर हैं। इस समय वो अपनी बीवी के साथ मिलकर एक एनजीओ चलाते हैं और देश भर के लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल गेट्स का जन्म पहले से ही अमीर परिवार में हुआ था। कोई उनकी ऐसी स्टोरी नहीं थी, गरीब से अमीर बनने वाली स्टोरी उनकी नहीं थी। इनके पिता विलियम एच गेट्स नामी वकील थे। गेट्स के ग्रैंडफादर बैंक के मालिक थे। इनके बाद बैंक का कामकाज गेट्स की दादी ने संभाला और दादी ने अरबों की संपत्ति अपने पोते के नाम कर दी थी। बिल गेट्स ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाने 13 साल की उम्र में ही शुरू कर दिए थे। बिल गेट्स ने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम एक गेम बनाया था जिसे टिक टैक टॉय, जो काफी फेमस रहा है और काफी जब बिल गेट्स का नाम आता है तो इसके बारे में जरूर बात होती है। इसमें 2 प्लेयर होते हैं, कंप्यूटर और दूसरा एक इंसान। उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम केवल 17 वर्ष की आयु में बेचा था, जो कि स्कूल के लिए एक टाइम टेबल था और इसकी कीमत उन्होंने $4200 रखी थी। गेट्स ने भी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और अपने दोस्त पॉल एलन साथ खुद को भी पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के प्रति समर्पित कर दिया। हालांकि 2007 में उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानक डिग्री देकर सम्मानित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स ब्यूरो NIC। हालांकि यह विषय काफी चर्चाओं में रहा था इस वीक, क्योंकि जब सरकार से ये सवाल पूछा गया कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है तो उसका जवाब उन्होंने ठीक से नहीं दिया। हालांकि बाद में इसकी पुष्टि की गई थी। तो बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को बहुत ही पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया है। हर मौके पर यह स्पष्ट किया है कि NIC ने उद्योग और शिक्षा जगह से जुड़े लोगों के सहयोग से इस ऐप को विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि 2 अप्रैल 2020 को प्रेस विज्ञप्ति और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए इसके बारे में ऐलान किया गया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार ने देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर यह ऐप लॉन्च किया था। ये वो टिप्पणी है जो उन्होंने कारण बताओ नोटिस के बाद जारी की थी। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी ले सकता है जम्मू और कश्मीर में जमीन कानून कब सामने आया था? 27 अक्टूबर 2020। इस वीक यह जो मुद्दा है काफी चर्चाओं में रहा था कि कुछ लोगों का, कुछ राजनीतिक दलों का कहना था कि जम्मू कश्मीर को फॉर सेल लगा दिया गया है या
कश्मीर में कोई भी जमीन ले सकता है, इस विषय के बारे में जो कानून पारित हुआ है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 11 केंद्रीय कानूनों को लेकर करने की अधिसूचना जारी की गई है। ये 11 कानून हैं जो लागू होंगे। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और पिछले सालों से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वहां पर इन 11 कानूनों को लागू किया गया है, जबकि 10 में बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि दोनों आदेशों को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा और तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानून तब तक लागू नहीं होते थे जब तक उन्हें राज्य विधानसभा की मंजूरी नहीं मिलती थी। इसके अलावा राज्य सरकार के कई ऐसे कानून थे जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही लागू होते थे। यह बहुत नुकसान था हमारे देश के लिए, जो कि पिछले साल दूर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अब लागू होने वाले केंद्रीय कानून ये हैं। जम्मू कश्मीर में जो केंद्रीय कानून प्रभावी हुए हैं उनमें अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, ठेका श्रम विनियम और उत्साहन अधिनियम 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। और अगला क्वेश्चन है, भारत को बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम था? विजेंद्र सिंह। इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वीरेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। विजेंद्र सिंह ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक जीता था। वे पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था। उन्हें राजीव खेल रत्न, पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है लेडिस्लाओ जॉर्ज पीरो। हालांकि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार ठीक वैसे हुआ था जैसे आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का किया था। तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है जो हम आपको बताएंगे। तो लेडिस्लाओ जॉर्ज पीरो का जन्म 1899 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वह पैसे से पत्रकार, चित्रकार, आविष्कारक थे। जॉर्ज पीरो को फाउंटेन पेन से लिखते थे। उस समय जब वो फाउंटेन पेन से लिखते थे तो उसे धब्बे पड़ जाते थे। उनके मन में एक ऐसा पेन बनाने का विचार आया जिसकी स्याही जल्द सूख जाती है और लिखने पर धब्बे भी ना पड़ते हों। अतः उन्होंने एक बॉल पॉइंट निब का आविष्कार किया जिस पर स्याही की एक पतली फिल्म लेपित की गई थी और तब निब का कागज के साथ संपर्क होता था तो उसकी गेंद घूमने लगती थी और कॉर्टेज की स्याही प्राप्त करती थी जिससे लिखने का काम होता था। अभी भी ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देशों में इस कलम को बीरो पेन की कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इसे बॉल पॉइंट पेन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हमारे देश में भी इसको बॉल पॉइंट पेन कहते हैं और हालांकि हर इंसान इसका इस्तेमाल करता है। इस पेन का सबसे पहला खरीदार ब्रिटेन का रॉयल एयरफोर्स था। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान इस संगठन ने 30,000 बीरो पेन का ऑर्डर दिए थे। 30,000 बीरो पेन का ऑर्डर देने के पीछे जो कारण था वो ये था कि यह पेन पारंपरिक फाउंटेन में पेन के विपरीत अधिक ऊंचाई पर भी आसानी से काम कर सकता है। 29 अक्टूबर 1945 में विश्व में पहला बॉल पॉइंट पेन न्यूयॉर्क में सार्वजनिक तौर पर बेचा गया था और उस समय पेन को खरीदने के लिए इतनी भीड़ लग गई थी कि पुलिस का इंतजाम करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और पद्म विभूषण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। भाभा उन वैज्ञानिकों में शुमार थे जिनके नाम पर भर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी खौफ खाता था। यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का हाथ है। फ्रांस के माउंट ब्लैक के आसमान में 24 नवंबर 1967 को एक विमान क्रैश हो गया जिसमें मौजूद सभी यात्री मारे गए थे। इन यात्रियों में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी शामिल थे।